Hi everyone, welcome back. Today we are going to revise the theory part of professional ethics, which is excluding the schedules. I have made a separate video for schedule number 1 with tricks to remember all the clauses, and we'll also come up with another video for schedule 2 separately. So let's directly begin. Now, the code of ethics is divided in three parts. What is important for us for MCQ purpose is part 1 is applicable to all chartered accountants, whether in practice or in service. Part 2 is only for chartered accountants in service, that is, those who don't hold certificate of practice. And third is for those who hold COP, that is, C as in practice. Now, I'm just taking you through all the important parts from which question can come. The other theory part of the chapter, which is not so relevant, I'm not covering it over here for the sake of brevity. So now, what are the fundamental principles? So, a trick which you can use here is OPIC. Basically, it used to be topic earlier, जिसमें से T हटा दिया है. So now सिर्फ OPIC बचा है. What is OPIC? O for objectivity. P for professional behavior. Second, P for professional competence and due care. I for integrity and C for confidentiality. So the fund and as I had mentioned in some another video earlier, that how does question come? So question comes by reframing this paragraph. So what you have to remember is this sentence. They'll give you one small case study or maybe one introductory paragraph, and finally they will say that there are some fundamental principles which are discussed in Code of Ethics by ICAI and please explain. तो वो आपको यहाँ पे टॉपिक वाला आंसर हमारा लिखना है. Now let's start one by one. ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है. फर्स्ट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड सेकेंड, आपने कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी ऐसी अंडरटेक नहीं करनी है जिससे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए आपके नॉर्मल प्रोफेशनल जजमेंट को. सो ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ दो पार्ट्स है. इस पे थ्योरी आंसर बहुत बड़ा नहीं आएगा, बस ये दो पॉइंट्स याद रखो फॉर एमसीक्यू पर्पस. देन पी वाज फॉर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर. Now, how you can remember is that if you don't follow professional competence and due care, you should be scared. Now, what is scared? So, S stands for sound judgment. I'm just giving you tricks to remember. I'm not explaining the entire answer. Then C stands for capabilities. A stands for awareness. R stands for responsibility. E stands for ensuring कि जो भी सर्विस हम दे रहे हैं वो करंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो है ना, आउटडेटेड सर्विस तो हम नहीं दे रहे हैं. सो SCARE हो गया. एंड डी फॉर डिलीजेंटली. डिलीजेंटली एक्ट करना है, मतलब बेसिकली फॉलो करना है. एंड उसके बाद एक टी से एक और पॉइंट है, वो स्केर्ड में नहीं बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ स्केर्ड भी आप याद रखोगे तो चल जाएगा, बिकॉज 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन. जो आपके आर्टिकल्स है, जो आपका स्टाफ है, उनको अपडेटेड नॉलेज है या नहीं है देखने के लिए आपको देना है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन. लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम. एस स्टैंड्स फॉर साउंड जजमेंट. मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज, उसमें साउंड जजमेंट यूज करना, मतलब करेक्ट कंक्लूजन आए. एक नॉर्मल इंसान रैशनली जो सोचता है वैसे सोच के अच्छे से अपना सर्विस दे दो. उसके बाद सी, कैपेबिलिटीज. मतलब आपको अगर किसी को सर्विस देनी है तो जो कैपेबिलिटीज है, मतलब जो नॉलेज है एंड जो टेक्निक्स है, वो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए. आपको उसको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं. ये हम क्या सीख रहे हैं? तो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, ये चीजें आपकी होनी चाहिए कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें. ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोल रहा है ICAI. नेक्स्ट इज ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस. आपने अवेयर रहना चाहिए सराउंडिंग्स के साथ कि लॉ तो नहीं बदल रहा, जो सर्विस में दे रही हो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं कोई स्टैंड ले रही हूँ लेकिन उस पर ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका है कोर्ट का, तो वो चेंज हो जाएगा. आपको हमेशा अवेयर रहना कि क्या चल रहा है सराउंडिंग्स में. आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऑब्वियसली आपको सारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब चीज को फॉलो करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है. ई स्टैंड्स फॉर इंश्योरिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप करेक्ट एंड अपडेटेड सर्विस दे रहे हो ना. एंड डी स्टैंड्स फॉर एक्ट डिलिजेंटली. मतलब जो स्टैंडर्ड्स है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, ICAI का जो रेगुलेशंस है, उसको बस उसको अच्छे से फॉलो करते रहो. ये हो गया हमारा एक आंसर. ऑपिक में से पी भी हो गया. नाउ नेक्स्ट पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर. जस्ट अ मिनट. यस.
तो इस प्रोफेशनल बिहेवियर के आंसर में कुछ ट्रिक याद रखने जैसे नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर है कि आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपने लॉज़ एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसा कोई भी कंडक्ट मत करो जिससे डिस्क्रेडिट हो जाए हमारे प्रोफेशन को। हमारे प्रोफेशन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, फिर हमारे प्रोफेशन पे किसी ने उँगली नहीं उठानी चाहिए। ऐसा कोई कंडक्ट आपने नहीं करना है। थर्ड, इसके इज़ ऐसे किसी भी एंगेजमेंट में मत जाओ जहाँ पे हैम्पर हो जाएगी आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर गुड रेपुटेशन। अगर आपको पहले से पता है तो वो असाइनमेंट आप लो ही मत। नाउ दिस इज सिमिलर टू व्हाट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑब्जेक्टिविटी। ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें है, इसलिए इसकी कोई टेक्निक नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स भी आप बना लोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि किसका क्या था। नेक्स्ट इज ऐसे तरह से अपने काम को प्रमोट मत करो जिससे डिसरिप्यूट आ जाए हमारे प्रोफेशन को। कि सपोज देयर आर 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स एंड दोनों को एक क्लाइंट चाहिए। फिर एक दूसरे को बोल रहा है कि अरे उस सीए के पास मत जाओ, वो ऐसे करता है, वैसे करता है। फिर वो दूसरा वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे फर्म के बारे में ऐसे ही बोल रहा है। अगर ऐसा हो तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि क्या है ये सीए लोग, एक दूसरे के बारे में भी ठीक से बात नहीं कर सकते तो मैं क्या इनसे सर्विस लूँ? तो ऐसा कोई प्रमोशन अपना मत करो जिससे डिसरिप्यूट आ जाए हमारे डिग्री को, हमारे प्रोफेशन को। ऐसा ये वाला पार्ट आता है प्रोफेशनल बिहेवियर में। बाउंड्रीज का हमेशा ध्यान रखना। बाउंड्रीज में यही सब आता है कि क्या लिमिट्स है आपको, मतलब बेसिक कॉमन सेंस लगा के आपको ये आंसर लिखना है, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड शुड नॉट मेक। अब क्या नहीं करना है? तो EAR, ईयर नहीं करना है। E स्टैंड्स फॉर एग्जैजरेटेड क्लेम्स फॉर द सर्विसेज विच वी आर ऑफरिंग। तो हम सर्विस जो दे रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। और ऐसी तरह से मत बताओ कि जिससे रेफरेंस या कंपैरिजन हो दूसरों के काम से। आपको खुद की सर्विस के बारे में बताना है, आप बता सकते हो, लेकिन कंपैरिजन करके या फिर कोई भी इर्रेलेवेंट रेफरेंस देके मत बताओ, ऐसा बोला गया है। ई हो गया, आर हो गया एंड ए स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट मत करना जो हमारे काउंसिल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अब ये गाइडलाइंस वगैरह आपके शेड्यूल्स में कवर्ड है। यहाँ पे बस आपको ये आंसर बस याद रखना है। सो EAR, ई स्टैंड फॉर एग्जैजरेटेड क्लेम्स, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंसेस या कंपैरिजंस मत करना अपने काम को प्रमोट करते वक्त किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। सो ये सेकंड पी भी हो गया ऑपिक का। आई स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी में क्या बताया है? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी आंसर। इंटेग्रिटी में ये मैं क्यों बता रही हूँ कि इस पे अगर कोई शॉर्ट आंसर अगर आपको आ जाए कि जो हमारा ऑपिक है उसको एक्सप्लेन करो या फिर ऑपिक में से कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सप्लेन करो, आपको क्या लिखना है इसके लिए हम ये सब याद कर रहे हैं। नाउ प्रोफेशनल एथिक्स में कैसा है कि भले ही शेड्यूल से ही मेजॉरिटी टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे अटेम्प्ट्स में हुआ है कि ICAI नॉन शेड्यूल पार्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ये पार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके। सो इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना है आपको आपके सारे डीलिंग्स में। नोइंगली किसी भी ऐसे रिपोर्ट के साथ एसोसिएट मत होना जहाँ पे आपको पता है कि कोई फॉल्स या मिसलीडिंग चीज इस रिपोर्ट का पार्ट है, या फिर ऐसी कोई चीज इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है जो नेग्लिजेंटली बताई गई है, मतलब उस पे अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके रिसर्च करके वहां पे चीज नहीं बताई गई है, नेग्लिजेंस हुआ है एंड वो चीज वहां पे है। तो इट इज बेसिकली नॉट रिलायबल एंड यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट। तो ऐसे रिपोर्ट्स के साथ आप एसोसिएटेड कभी मत रहना। नेक्स्ट इज सच रिपोर्ट विच omits or obscures required information। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कंपनी है जिसके साथ एक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसका गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है, लेकिन ये चीज उस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में लिखी ही नहीं है। तो ये तो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो ओमिट की गई है इस रिपोर्ट के साथ। तो अगर आपको ये पता है तो यू शुड मेक श्योर कि आपका नाम उस रिपोर्ट पे नहीं आ रहा है, आपकी साइन उस रिपोर्ट पे नहीं जा रही है। यू शुड नॉट एसोसिएट योरसेल्फ विद सच काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स। नाउ दिस कम्स अंडर इंटेग्रिटी। बट इट विल बी ओके, मतलब ये ब्रीच नहीं माना जाएगा अगर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो। मतलब आपको ये पता है तो आप उस रिपोर्ट में खुद से ही बोल रहे हो कि यस एवरीथिंग इज ओके सब्जेक्ट टू दिस गोइंग कंसर्न वाला पैरा, तो इट इज ओके, इट विल नॉट बी कंसिडर कि आपकी इंटीग्रिटी पे ब्रीच हो रहा है।
एंड जब भी आपको पता चले कि ये सब हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रिपोर्ट के साथ एसोसिएट हो गए, उसके बाद आपको पता चला, तो यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम सच रिपोर्ट। सो दिस इज जस्ट टू प्रिजर्व योर इंटेग्रिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आपको हर बार काउंसिल नहीं आएगी आपको बचाने के लिए, आप ये सारी चीजें खुद से फॉलो करेंगे, तो योर इंटेग्रिटी विल बी ऑलवेज मेंटेन्ड। ओके। अब इसमें से क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस कॉन्फिडेंशियलिटी बचा है। कॉन्फिडेंशियलिटी का आंसर भी बहुत बेसिक है, इसमें आप बस कॉमन सेंस से लिख सकते हो। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, वो किसी के साथ डिस्क्लोज मत करना। किसके साथ? तो क्लोज फैमिली मेंबर के साथ डिस्क्लोज मत करो, बिजनेस एसोसिएट के साथ डिस्क्लोज मत करो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, विद इन द फर्म भी डिस्क्लोज मत करो, मतलब आपके ही फर्म में कोई और डिपार्टमेंट है, किसी और सपोज कोई और टीम लीडर है जो कोई और असाइनमेंट पे काम कर रहा है, तो क्लाइंट तो आपका है, आपने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोफेशनली भी आपको अगर मिली हो, भले ही आपकी फर्म हो, आपको किसी और को ये इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी है, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, जो क्लाइंट आपके पास आने वाला है, बट पहले से ही आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी, भले ही आज के दिन में वो आपका क्लाइंट नहीं है। आउटसाइड द फर्म तो बतानी ही नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इन्फॉर्मेशन का यूज पर्सनल एडवांटेज एडवांटेज के लिए आपको नहीं करना। अब ये हो गया एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का। लेकिन ऐसा क्लाइंट जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप एंड हो गई है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कभी डिस्क्लोज नहीं करनी। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट कि ये आपकी ड्यूटी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। नाउ दिस इज अ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन बस आप याद रख सकते हो। सो इस आंसर को याद कैसे रखना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो, या फिर ऐसा क्लाइंट हो जिसकी क्लाइंट रिलेशनशिप एंड हो गई है, तीनों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। किसको डिस्क्लोज नहीं करनी? क्लोज फैमिली मेंबर को, क्लोज बिजनेस एसोसिएट को, या विद इन द फर्म भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी। हो गए आपके 6 पॉइंट्स। सो दिस इज इनफ टू गेट 4-5 मार्क्स, वट एवर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यस, दिस वाज इट, ये हो गए हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर ऑपिक। लेट्स मूव फर्दर। ओके। हाँ, एक और चीज रहेगी कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होता है जहाँ पे आपको भले इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, आपको वो डिस्क्लोज कर देनी पड़ती है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है? तो इसका शॉर्टकट है एलपीपी। एलपीपी मतलब वही जो हम 12th स्टैंडर्ड में ग्राफ्स का वगैरह करते थे, दैट इज एलपीपी। सो यहाँ पे एलपीपी का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी का डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। एल स्टैंड्स फॉर लॉ, कि लॉ ही अगर आपको बोल रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, भले ही आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी भी कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो। सो दिस इज वन केस जब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड केस, सेकंड पी स्टैंड्स फॉर परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। मतलब लॉ खुद से नहीं बोल रहा कि डिस्क्लोज करना ही है, बट लॉ बोल रहा है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो यस वी अलाउ यू, कि भले ही आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हो, बट वी स्टिल अलाउ यू टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड परमिटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो इट इज ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। मतलब दो चीजें हैं, लॉ भी बोल रहा है, क्लाइंट भी बोल रहा है, तो उस केस में आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। थर्ड, थर्ड पी स्टैंड्स फॉर, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी ही है या फिर ये आपका राइट है डिस्क्लोज करना। मतलब ये खुद पे जब आ रहा है तब। अब ये क्या केसेस होता है? तो फर्स्ट इज पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म दूसरे सीए फर्म का काइंड ऑफ ऑडिट करती है। तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है, या मेजोरिटी केसेस में ऐसे होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को सिलेक्ट किया जाता है पीयर रिव्यू के लिए। तो उस केस में सपोज जिस भी क्लाइंट की मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, वही सिलेक्ट हो गया। एंड जो ऑडिटर थे, ऑडिटर मतलब दूसरी पीए फर्म होगी, वो बोलेगी अरे आपने ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे क्यों यूज किया, इसमें ये वाला ऐसे क्यों नहीं यूज किया। तो ये उनको जस्टिफाई करने के लिए हमें ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो इन दैट सिचुएशन इट इज ओके इवन इफ यू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या केस हो गई? ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या फिर आपका राइट है डिस्क्लोज करना, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपके पीयर रिव्यू पे नेगेटिव रिमार्क्स चले आएंगे। सेकंड इज कोई इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है किसी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी का आप पे या फिर आपके उस क्लाइंट पे, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट is to protect our own interests in case of a legal proceeding. फॉर एग्जाम्पल जिस क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, उसी ने हम पे केस फाइल कर दिया कि ये सीए ने मेरा जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें गलत बात लिख दी।
अब सबको खुद को बचाने के लिए तो एटलीस्ट आपको बताना ही पड़ेगा कि अरे ऐसा नहीं था, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, इसकी वजह से हमने ये स्टैंड लिया है। सो दिस इज वन मोर केस वेर आपको डिस्क्लोज करना इज ओके। एंड लास्ट इज टू कंप्लाई विद टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की आईसीआई के कोई स्टैंडर्ड्स है जिनको फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्लोज करना पड़े, सो दैट डिस्क्लोजर इज स्टिल वैलिड। सो देयर आर 3 पॉइंट्स एलपीपी जिस केस में आपका डिस्क्लोजर इज वैलिड। फर्स्ट इज वेर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, सेकंड परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, एंड थर्ड इज जो आपका प्रोफेशनल ड्यूटी ही है डिस्क्लोज करना या फिर आपके राइट्स है डिस्क्लोज करना। दिस वाज एलपीपी। नाउ वन मोर शॉर्ट आंसर कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ? पहले तो आई विल एक्सप्लेन कि आईआईटी का आंसर कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहले तो वो बहुत बड़ी स्टोरी लिखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा। फिर उसके बाद दे विल मेंशन कि फिर भी ऐसे कोई सिचुएशन आ गई है जिसपे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शायद डिस्क्लोज करनी पड़ जाए। देन हाउ विल अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इवैल्यूएट कि ये डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। नाउ दिस इज अ 4 पॉइंट आंसर व्हिच इज वेरी इजी। आपको अपने आप को 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन, ओके है क्या डिस्क्लोज करना? मतलब अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो किसी के इंटरेस्ट तो हार्म नहीं हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट ओके टू डिस्क्लोज? सेकंड, डिस्क्लोज करना तो ओके, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ओके है क्या? मतलब जो मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ वो करेक्ट है क्या, प्रैक्टिकेबल है क्या, लाइक ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटैंशिएटेड, मतलब आपने वेरीफाई तो किया है ना कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिस्क्लोज करना ओके है क्या, सेकंड इन्फॉर्मेशन ओके है क्या, थर्ड कि मैं किसको डिस्क्लोज कर रही हूँ, मतलब द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू whom इट इज एड्रेस, किसको बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ। अगर मैं एक ऐसे इंसान को बता रही हूँ या फिर सपोज कॉम्पिटिटर को बता रही हूँ उसी क्लाइंट के, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो मिसयूज करेगा। तो ये भी आपको सोचना है कि आप एग्जैक्टली किसको डिस्कस कर रहे हो। एंड लास्ट, जिसको डिस्कस कर रहे हो वो कैसे है, मतलब जिसको डिस्कस कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट है क्या। मतलब फॉर एग्जांपल लीगल कोई रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से डिस्क्लोज करना पड़े, तो आप ऑथराइज्ड ऑफिसर को ही डिस्क्लोज करो, आप किसी भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपको उसमें मेजर्स लेने हैं इंश्योर करने के लिए कि भले ही आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो इट इज विद इन दी लीगल फ्रेम, या फिर आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो जिससे आपके साइड से केयरलेसनेस हो जाए। So there are 4 questions. Is it okay to disclose? Is the information okay? To whom am I disclosing and how are the people to whom I am disclosing? Okay, ये छोटा सा आंसर आपका हो गया। प्रोफेशनल बिहेवियर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। नाउ इसका भी एक शॉर्टकट है विच इज काफी कि अकाउंटेंट ने अगर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को ठीक से इवेल्युएट नहीं किया तो उसको काफी दी जाएगी। व्हाट इज एफ? एफ स्टैंड्स फॉर फेमिलियरिटी थ्रेट, A for advocacy threat, S for self-interest threat, S for self-review threat, and I for intimidation threat. Now, I'm not explaining कि हर एक threat क्या है क्योंकि वो आप पढ़ लोगे तो भी आपको easily समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये threats को evaluate करना पड़ता है। So there are just 2 points in this answer. First is आपने threat को evaluate कर लिया and आप conclude कर रहे हो कि वो threat acceptable level पे है। What is an acceptable level? तो एक ऐसी लेवल जहाँ पे आप कंक्लूड करोगे कि अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लाइज विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब सब चीज ओके है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल लेवल। एंड सेकंड इज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, मतलब इसी सिचुएशन में अगर कोई और होता या फिर किसी और ने इसको इवेल्युएट किया होता तो सेम कंक्लूजन आते, तो उसको बोलते हैं रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। और वो थर्ड पर्सन कैसा होना चाहिए, हु वेज ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो भी उसी तरह से सोचता है जैसे आप सोचते हो, वो अच्छे से हर एक सर्कमस्टेंस को, हर एक पॉसिबिलिटी को ठीक से इवेल्युएट करके डिसीजन लेता है। अगर ऐसे कोई इंसान को आपकी जगह में बिठाया जाए तो सेम ही कंक्लूजन आएंगे, उसको बोलते हैं रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। इस पे कोई क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मोस्टली एमसीक्यू आएगा कि प्लीज टेल अस वेदर दिस एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इवैल्यूएशन या फिर रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। एंड ये जो थर्ड पार्टी होती है इट इज नॉट नेसेसरी कि ये थर्ड पार्टी अकाउंटेंट ही हो, ये कोई और भी हो सकता है, बस वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब रैशनली ही शुड बी एबल टू थिंक इन एन इम्पार्शियल मैनर। सो ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है।
अब थ्रेड्स को एड्रेस कैसे करना है? तो देयर आर टू टाइप्स जिससे आप थ्रेड को एड्रेस कर सकते हो। फर्स्ट इज एलिमिनेट कर दो, पूरा ही हटा दो, या फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो रिड्यूस करो। अब ये कैसे करना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बस एक इजी सा एग्जांपल लिया है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी एग्जाम आ रही है, तो आप क्या-क्या चीजें कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बेटर हो जाए। तो फर्स्ट इज एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस हटा दो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, या फिर आप व्हाट्सएप पे बहुत टाइम पास करते हो तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो। मतलब क्या, सर्कमस्टेंसेस एलिमिनेट करना, वो पॉसिबिलिटी हटा दो, व्हाट्सएप ही नहीं होगा तो टाइम पास ही नहीं होगा, ऐसा। सेकंड एग्जांपल, अप्लाइंग सेफगार्ड, कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो सेफगार्ड मतलब आप एक टाइमर लगा दो ऐप पे कि 2 घंटे के बाद भी अगर मैं इस ऐप को यूज कर रही हूँ तो ये ऐप ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए और नेक्स्ट दिन तक ही चालू नहीं होगा। तो दिस इज नॉट, दिस इज अ सेफगार्ड। आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते लेकिन आप सेफगार्ड लगा रहे हो जिससे आपका यूज कम हो जाए उस ऐप का। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग और एंडिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटी। पहले हम सर्कमस्टेंसेस को एलिमिनेट कर रहे थे, अब हम प्रोफेशनल एक्टिविटी को ही बंद कर रहे हैं। मतलब अब हम वो क्लाइंट ही या फिर वो सर्विस ही देना बंद कर रहे हैं। इस केस में मैंने एग्जांपल लिया है कि व्हाट्सएप क्या, आपका फोन यूज करना ही बंद कर दो। सो ये 3 पॉइंट्स थे। इसमें शायद क्वेश्चन आ सकता है कि आपको थ्रेड्स को एड्रेस करना है, मतलब एलिमिनेट करना है या तो रिड्यूस करना है, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट यूज दिस एग्जांपल एज़ अ कंपैरिजन। ओके? एंड जस्ट एज आई हैड मेंशन कि सेफगार्ड होता है रिड्यूस करने के लिए, थ्रेट्स एलिमिनेट करने के लिए नहीं। नाउ दे हैव गिवन सर्टेन एग्जांपल्स जो आप सेफगार्ड्स की तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है जो, जिस केस में कोई थ्रेट आपको आइडेंटिफाई हो गया, सपोज फेमिलियरिटी थ्रेट, तो आप कैसे क्या एक्शंस लेके उस थ्रेट को एड्रेस कर सकते हो जिससे वो रिड्यूस हो जाए। फर्स्ट इज असाइनिंग एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल। और ज़्यादा पर्सन्स उस पे लगाओ और ज़्यादा टाइम उस पे इन्वेस्ट करो, सो दैट आपका चेकिंग इन डेप्थ हो जाएगा एंड भले ही आपके पास एक थ्रेट हो, फिर भी आपका वर्क रिलायबल रहेगा। नेक्स्ट, एक रिव्यूअर आपको आपके यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो पीपल है जो काम कर रहे हो उस पे, उन पे वो थ्रेट है। ऐसा रिव्यूअर रखो जो थ्रेट से फ्री है, सो दैट योर वर्क विल बी रिलायबल। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज टीम ही चेंज कर दो, डिफरेंट पार्टनर्स यूज करो, डिफरेंट एंगेजमेंट टीम्स यूज करो। सो जो लोग जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर फेमिलियरिटी थ्रेट है, उनको यूज ही मत करो ये काम करने के लिए, किसी और पर्सन को एम्प्लॉय करो। या फिर आपके फर्म से ही नहीं हो पा रहा तो आप फर्म चेंज करो। तो ये 2 पॉइंट्स थे जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग नहीं, एडिशनल चीजें यूज कर रहे हो सेफगार्ड्स को, सॉरी, थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए। एंड द लास्ट पार्ट इज सेपरेटिंग टीम्स। मतलब कोई ए नाम की टीम है और एक बी नाम की टीम है, तो अगर सिर्फ ए टीम एक असाइनमेंट पे काम कर रही है तो वैसे मत करो, उसको थोड़ा सा शफल करो या फिर ए टीम मेंबर को सेपरेट करो। आधे लोगों को ए में से लो, आधे बी वाले लोगों को लेके टीम कंपोजिशन बेसिकली चेंज करके आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका फेमिलियरिटी थ्रेट या जो भी थ्रेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आई जस्ट कवर्ड इट कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट रहे, एंड इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि एग्जिस्टिंग टीम के चेंजेस वाले 2 पॉइंट्स हैं, एडिशनल रिसोर्सेज वाले 2 पॉइंट्स हैं, 4 हो गए, एंड एक चेंज इन टीम का एडिशनल पॉइंट है। ओके, अब यस, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर। जस्ट नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर? न्यूक्लियर स्टैंड्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि अभी आईसीएआई ने बस लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट के लिए इसको एप्लीकेबल रखा है, बाद में ये सारे असाइनमेंट्स को एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल असाइनमेंट्स इन केस ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस। ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है, और सर्विस वाले उन लोगों को, ये मैं बताऊंगी आपको, एक सेकेंड। ओके, सो ये IESBA कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से है कि ये प्रैक्टिस एंड सर्विस वाले सारे लोगों को एप्लीकेबल, बट आईसीआई का जो कोड है, जो हमें अभी करंटली एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से बस ऑडिट वाले असाइनमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को ही न्यूक्लियर एप्लीकेबल है। मतलब सीएज इन प्रैक्टिस हु डू ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, उनको एप्लीकेबल है।
एंड दोज मेंबर्स इन सर्विस मतलब नॉट इन प्रैक्टिस, जो एम्प्लॉयज है लिस्टेड एंटिटीज के, सिर्फ इतने लोगों को अभी नोक्लार एप्लीकेबल है, बाकियों पे अभी तक एप्लीकेबिलिटी नहीं आई। ये मुझे आपको सबसे पहले बताना था, फिर हम स्टार्ट करेंगे अब कि नोक्लार के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली नोक्लार लाया क्यों है कि सपोज किसी और ने नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो आप पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बस आपको अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि नोक्लार है, तो डिस्कस करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो यहाँ पे डिस्कस किया है। So this deals with basically non-compliance committed by, किसने कमिट किया नॉन कंप्लायंस? नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय अ क्लाइंट या फिर आपका ही एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो तो आपके क्लाइंट ने कोई नोक्लार किया है, या फिर आप सीए इन सर्विस हो तो आपके एम्प्लॉयर ने नोक्लार किया है, तो इट विल बी कवर्ड ओवर हियर। नेक्स्ट इज टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द पर्सन डिस्कस्ड अबाउट, या फिर मैनेजमेंट या फिर कोई और इंडिविजुअल। सो बेसिकली एवरीवन एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई नौकरी किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एज पर आईएसबीए, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोड के बारे में बात नहीं कर रहे, आईएसबीए से नोकलार आया तो हम उसकी बात करेंगे। क्या क्या एग्जांपल्स नोकलार में कवर होंगे वो यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट आपके याद रखने के लिए बनाया है कि स्टेप इनटू द बैंक टू मेक एफडी ऑफ योर मनी। अब ये क्या है? सो स्टेप, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स एंड पेंशन, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। सो ये हो गया स्टेप। कहाँ पे स्टेप करना है? इनटू द बैंक, बैंकिंग। फॉर एफडी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रॉड, डी स्टैंड्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन, एंड एफडी किसकी करनी है? मनी की। सो मनी लॉन्ड्रिंग। ये एग्जाम्पल्स है, चांसेस कम है एग्जाम में आने के, बट आपको याद रखना है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। ओके, अब नोकलार के बारे में थोड़े जनरल पॉइंट्स, कि नोकलार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस आपको ऑब्जर्व करना है। आपको एडिशनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, ना ही आप रिस्पॉन्सिबल हो कि कोई नोकलार है या नहीं। बस आप कोई सर्विस दे रहे हो, तब आपके ध्यान में आ गया, आपको मिल गई कोई कोई एक ऑब्जर्वेशन, तो क्या करना है ये नोकलार बताता है। नोकलार डजंट रिक्वायर यू टू स्पेसिफिकली गो एंड इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट, आपको नॉर्मल जो आपके पास नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई करना है। जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल जजमेंट है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया में हाई लेवल ऑफ लीगल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो बेसिक आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हो दैट इज सफिशिएंट। एक्सपर्टीज ऑफ लॉज इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, कोई ऐसे मैटर्स लाइक पर्सनल मिसकंडक्ट, किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर ने पर्सनल लेवल पे कोई मिसकंडक्ट किया है, तो दैट वोंट बी कवर्ड हियर। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोफेशनल चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट, कि अगर कोई लॉ बोल रहा है कि डिस्क्लोज मत करो एक चीज को, तो उसको डिस्क्लोज मत करो, भले ही नोकलार कुछ भी बोले, ऐसा नोकलार खुद बोलता है। नाउ वन मोर पॉइंट, फोर पॉइंटर आंसर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोकलार वर्सेस एसए 250। अब हमारा एसए 250 बोलता है लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, तो एंड नोकलार इज ऑल्सो अबाउट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन एप्लीकेबिलिटी। 250 जो है वो सिर्फ ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के एंगेजमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन नोकलार सारे सीएस इन सर्विस एंड प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है फॉर ऑल असाइनमेंट्स। अब भी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया था कि प्रेजेंटली वो सिर्फ ऑडिट एंटिटीज या फिर एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल है। लेकिन हम उस नोकलार की बात कर रहे हैं जो आईईएसबीए से आया है, तो उससे और एसए 250 के कंपैरिजन से के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ये पॉइंट बनेगा। SA 250 is only for audit, but NOCLAR is for everything and everyone. Next point is financial statements. SA 250 जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन और ऐसे अदर लॉज एंड रेगुलेशंस भी SA 250 कवर करता है, जिनका कंप्लायंस फंडामेंटल है ऑपरेशंस ऑफ द क्लाइंट के लिए। भले ही उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, बट ऑपरेशंस के रिलेटेड अगर उसका कोई इम्पैक्ट हो किसी भी नॉन कंप्लायंस का, तो एसए 250 कवर करता है। बेसिकली एसए 250 दो चीजें कवर करता है, फर्स्ट इज फाइनेंशियल एंड सेकंड वो सारी चीजें जो ऑपरेशंस से रिलेटेड है। बट नोक्लार सारी ही चीजें कवर करता है, भले ही वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। कुछ भी हो जाए, आपका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ हार्म आपको दिख रहा है बिजनेस पे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कुछ भी, तो नोक्लार सब चीजों को कवर करता है।
बेसिकली अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि नोक्लार इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, उसकी रेंज बहुत वाइड है, एंड एस 250 थोड़ा नैरो है, छोटा कंसेप्ट, लिमिटेड कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा था एप्लीकेबिलिटी पे, सेकंड था हमारा फिनेंशियल्स के बारे में, एंड थर्ड इज अबाउट स्टेक होल्डर्स। नाउ एस 250 केयर्स डज नॉट केयर अबाउट स्टेक होल्डर, उसने डिफाइन नहीं किया है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। बेसिकली तो वही होंगे जो आपको ऑडिट रिपोर्ट पर, लेकिन नोक्लार स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि उसके स्टेक होल्डर्स आर एवरीवन, मतलब नॉन कंप्लायंस में जिसका भी इफेक्ट हो जाए, एक नॉन कंप्लायंस से जिसको फर्क पड़ता है, वो सारे ही आपके स्टेक होल्डर्स है। यहाँ पे भी यू कैन ऑब्जर्व कि नोक्लार इज अ वाइडर कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिस्क्लोजर्स। ऐसे 250 इज साइलेंट ऑन डिस्क्लोजर्स, लेकिन नोक्लार बोलता है कि आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है, डिटरमिन करना है कि ये नोक्लार जो आपको दिख गया, एक नॉन कंप्लायंस जो आपको दिख गया, वो आपको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। कैसे डिसाइड करना है? प्रोफेशनल जजमेंट। एंड अगर डिस्क्लोजर कर दिया तो इट इज परमिटेड, मतलब नोक्लार हमेशा प्रमोट करता है डिस्क्लोजर, बट ये जो प्रोविजन है ये एस 250 में है ही नहीं। सो एस 250 साइलेंट ऑन डिस्क्लोजर्स। फिर ये एप्लीकेबिलिटी हमारी हो गई। सो दिस वाज नोक्लार। ओके, नाउ अब ऑलमोस्ट हो गया है हमारा चैप्टर, जो पहले वाला पार्ट था बिफोर शेड्यूल्स। छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको फट से कवर कर लेते हैं। अब डिसेबिलिटीज क्या है मेंबरशिप की? एवरीवन नो सीए बनने के बाद आपको आईसीआई की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप खुद को सीए बोल सकते हो, सीए नाम, सीए वाला प्रीफिक्स आप जोड़ सकते हो। तो वो मेंबरशिप आपने सपोज ले ली, उसके बाद कुछ हो गया जिससे आपकी डिसेबिलिटी हो गई मेंबरशिप की, आपकी आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट की जाएगी। ऐसी क्या चीजें हैं? तो फर्स्ट, आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आप 21 साल के भी नहीं थे, तो इफ यू आर बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बी मेंबर। आप 21 एंड मोर के बाद आप अप्लाई कर देना, यू विल गेट द मेंबरशिप। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड हो आप एंड यू स्टैंड सो, मतलब if you were unsound mind earlier but now you are not, then you will be eligible for membership. But if you still stand so, if you're still unsound, then you are um, it is a disability for membership, तो membership आपको नहीं मिलेगी, अगर मिली है तो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब आज के दिन आपके लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, तो आप यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब पहले अनडिस्चार्ज था, अब डिस्चार्ज हो गया, मतलब अब वो इंसॉल्वेंसी हट गई है, बट कोर्ट से एक सर्टिफिकेट नहीं दिया है आपने, जिसमें लिखा है कि ये इंसॉल्वेंसी सिर्फ मिसफॉर्चून से थी, मिसकंडक्ट की वजह से नहीं थी, मतलब खुद की कोई गलती नहीं थी, मिसफॉर्चून हो गया, मतलब समथिंग विच इज आउट ऑफ माय हैंड, बियॉन्ड माय स्कोप, उसकी वजह से मिसफॉर्चून आ गया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि इंसॉल्वेंसी आ गई, वो हट गई, प्लस मैंने कोर्ट से ऐसे ऐसे बोलने वाला सर्टिफिकेट ले लिया, तो ही मैं मेंबर बन सकती हूँ। भले मेरी इंसॉल्वेंसी हट गई है, बट मैंने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया, देन आई स्टिल कैन नॉट बी अ मेंबर। तो इंसॉल्वेंसी के दो पॉइंट्स है बेसिकली। उसके बाद एक कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, सेइंग कि आपने एक ऑफेंस किया है मॉरल टर्पिट्यूड वाला, प्लस एंड है, दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। पनिशेबल हो आप ट्रांसपोर्टेशन या फिर इम्प्रिजनमेंट से, तो यू कैन नॉट बी अ मेंबर। एंड ये सारा ऑफेंस वैसा ही होना चाहिए जो आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंडक्ट किया है, पर्सनल वाला यहाँ पे कवर्ड नहीं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला मिसकंडक्ट, जिसको कोर्ट बोलता है कि ये मॉरल टर्पिट्यूड वाला ऑफेंस है, प्लस एंड इसको पनिशमेंट है ट्रांसपोर्टेशन या फिर इम्प्रिजनमेंट की, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द आईसीआई। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अनलेस आपको एक ग्रांट या पार्डन दिया है, मतलब माफ किया गया है बेसिकली। कब? जब आपने एक एप्लीकेशन दिया था तब। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पार्डन दिया है एंड आपकी डिसेबिलिटी रिमूव कर दी है। अगर वो केस है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो यू विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर, बट अदरवाइज ये जो ऑफेंस वगैरह वाली चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आईसीआई। एंड नेक्स्ट कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट अगर आपने किया है, आपने शेड्यूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने उसमें से कोई ब्रीच कर दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, तो आपकी मेंबरशिप रिमूव की जाएगी। तो उस केस में भी यू विल बी डिसेबल टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब मेंबर मतलब क्या होता है? सो बेसिकली दो टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, एक होता है एसीए, एक होता है एफसीए। एसीए आप तब होते हो जब आप नए नए सीएस होते हो, तो हुज नेम हैव बीन एंटर्ड इनटू रजिस्टर, तो आप बन जाते हो एसीए, और 5 साल तक आप एसीए ही रहते हो, तो ये नॉर्मल हो गया।
अब एफसीए अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना है? तो आप अगर ऐसे एसीए हो जो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो इंडिया में फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, मतलब आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फॉर कंटिन्यूअस 5 इयर्स इन इंडिया, ऐसे अगर आप एसीए हो तो वो 5 साल के बाद आप एफसीए बन जाओगे। या फिर एक और तरीका है, सपोज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स के लिए आपके पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो काउंसिल ने प्रिस्क्राइब किया है, कि भले ही ये पर्सन प्रैक्टिस नहीं करा बट इसके पास ये क्वालिफिकेशन है विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिस और ये 5 साल से है, तो यू कैन स्टिल बिकम एन एफसी। नाउ व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट इन आवर सिलेबस। कंसेप्ट के लिए हम बस ये याद रख रहे हैं कि नॉर्मली तो हम एसीए होते हैं 5 साल तक, बट 5 साल तक कोई एसीए अगर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में है इंडिया में तो ही विल बी एफसीए, या फिर 5 साल तक कंटिन्यूअसली वो एक क्वालिफिकेशन होल्ड कर रहा है जो प्रिस्क्राइब्ड है, देन ऑल्सो ही कैन बिकम एन एफसीए। ये दोनों और है, इसमें से कोई भी एक अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो देन यू विल बी अ एफसीए। अब आपका नेम रिमूव कब किया जा सकता है? रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स से, अगर आपकी डेथ हो गई तो, या फिर आपने खुद से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा नाम हटा दो तो रिमूव हो जाएगा, या फिर अगर आपने कोई फी पे नहीं की, एवरी ईयर एनुअल फी पेमेंट करना होता है आईसीआई को, वो फी अगर आपने टाइम पे नहीं की तो आईसीआई आपका नेम रिमूव कर देता है, एंड जब आप फी पे कर देते हो तो बाद में वो फिर से आ जाता है रजिस्टर में आपका नाम, बट यस योर नेम इज रिमूव टिल द टाइम यू डोंट पे द फीस। एंड नेक्स्ट, कोई भी डिसेबिलिटी आ गई तो आपका नाम हट जाएगा। सो दिस इज जस्ट कॉमन सेंस वाला आंसर। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो जैसे मैंने बोल दिया कि फी पे नहीं की बट बाद में पे करने के बाद आपका नाम वापस से आ जाता है, लेकिन सिर्फ फी वाली केस भी नहीं, फी वाली केस नहीं हो सकती, किसी और चीज से भी आपका नाम रिमूव हो सकता है। उस केस में अगर बाद में नाम रिस्टोर हो गया तो विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट डेट विल इट बी कंसिडर्ड एज रिस्टोर, वो हम पढ़ेंगे। सपोज आपने एप्लीकेशन दे दिया, फीस भी पे कर दी इन द सेम ईयर जिस साल में आपका नाम रिमूव हुआ था, तो इट विल बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज रिमूव। मतलब सपोज रिमूव हुआ था 1 जनवरी को और ये साल खत्म होने वाला है दिसंबर में, मैंने 1 मई को फी पेमेंट कर दी, तो 1 मई को मेरा नाम रिस्टोर होगा, लेकिन इट विल बी रिस्टोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जन, सो इट विल बी एज इफ मेरा नाम कभी रजिस्टर से गया ही नहीं था। नेक्स्ट, अगर किसी ऑर्डर से आपका नाम रिस्टोर हो रहा है तो इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर, ऑर्डर ही बोलेगी कि किस डेट के विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट डेट यू हैव टू रिस्टोर, तो वो डेट आपको लेनी है। एंड इन ऑल दी अदर केसेस, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन इन फी आ गई उस दिन माना जाएगा कि आपका नाम उस दिन से रिस्टोर हो गया। लाइक अगर मैंने 1 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर को फी एंड एप्लीकेशन किया तो नेक्स्ट ईयर से मेरा नाम रिस्टोर हो जाएगा। पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, अगर आप मेंबर नहीं हो फिर भी आप बोल रहे हो कि यस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मेंबर ऑफ आईसीआई हूँ, तो क्या होगा? या फिर आप प्रैक्टिस में नहीं हो फिर भी आप बोल रहे हो कि यस मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ, तो क्या होगा? सो फर्स्ट कन्विक्शन पे पहली बार जब ये देखा जाएगा कि आप ये वाला ऑफेंस कर रहे हो तो बहुत ही छोटी अमाउंट है, इट इज ओनली अप टू 1000 रुपीज, इतना फाइन आप पे लगेगा। सब्सिक्वेंटली फिर से अगर आपको आप पाए गए ये वाला ऑफेंस करते हुए तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, या फिर फाइन हो सकता है 5,000 तक का, या फिर दोनों हो सकता है। सो इधर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और दोनों हो सकते हैं, ये भी आपको बस याद रखनी है। नेक्स्ट, यस, सो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस है उसमें ये वाला पैरा दिया है, ये वाला पैरा, और उसके बाद एक एग्जांपल है। सो आई जस्ट ऑब्जर्व कि ये पैराग्राफ समझने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है ना, आई जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें क्या दिया है। Basically, you were a chartered accountant, member of the ICI. In practice, not in practice is not relevant. आप टैक्स अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के लिए। सो एज यू माइट बी नोइंग कि फॉर एग्जांपल जीएसटी की प्रैक्टिस करनी है तो यू डोंट रिक्वायर अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो इवन इफ यू आर अ मेंबर यू कैन अर्न। तो आपका एक क्लाइंट था जिसके जीएसटी में कुछ तो प्रॉब्लम्स थे, तो आप जीएसटी ऑफिस में गए थे उस क्लाइंट का सबमिशन करने के लिए। तब आपने बताया था ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जीएसटी वाले, कि यस मैं एक सीए हूँ और ये मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट के बिहाफ पे मैं यहाँ आया हूँ। बाद में आपने कोई डिसेबिलिटी कर दी, आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया एंड आपका
आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई, यू आर नो लॉन्गर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस केस में इस पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि जब आपकी मेंबरशिप चली जाए, तब यू कैन नॉट रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन फ्रंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब आप फिर से उस ऑफिसर के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि यस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई है। प्लस एडिशनली ऐसा बोला है कि यस आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई, बट एट द सेम टाइम आप एक लॉयर भी थे, आपने एलएलबी भी करके रखा था, और लॉयर्स भी ये सारे काम कर सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, लाइक रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट। तो सीए वाला काम किसी और कैपेसिटी में करना भी नॉट अलाउड। मतलब आप बोलोगे कि यस मैं उस जीएसटी ऑफिसर के सामने ये नहीं बोल सकता कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मैं लॉयर हूँ इसलिए मैं इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे ये बोलता है नो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में कोई चीज करते हो और आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाए, तो वही चीज आप किसी और कैपेसिटी में अब नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि आई एम स्टिल अ लॉयर एंड आई कैन स्टिल रिप्रेजेंट, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू सो। ये बेसिकली लिखा गया है इन 2 पैराग्राफ्स में, एंड ये इलस्ट्रेशन भी उसी पे है। ओके, नाउ यस ये यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रैक्टिकली होता है कि आर्टिकल्स कैन बेसिकली गेट रजिस्टर्ड अंडर सीए इन एम्प्लॉयमेंट। एक सीए इन एम्प्लॉयमेंट के अंडर एक ही आर्टिकल रजिस्टर हो सकता है, भले ही वो इन प्रैक्टिस नहीं हो। ये यहाँ ये बस कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन इजीली इग्नोर। अब ये मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि ये रट्टा वाली चीज है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। बस ये याद रखना कि ये जो पब वाली चीज है, पब इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग एंड ब्रोकरिंग ब्रोकिंग। तो ये जो चीजें हैं ये परमिटेड नहीं है अंडर पोस्ट इशू एक्टिविटीज। Okay, what is next? Yes, branch offices. Now this is the last concept of this video. तो बेसिक रूल तो ये है कि इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक सीए फर्म का मोर देन 1 ऑफिस अगर है, एवरी ऑफिस का चार्ज एक सेपरेट सीए के पास होना चाहिए, सेपरेट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ऐसे नहीं बोला है कि इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, एक सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उसका चार्ज होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया आपने तो माना जाएगा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दिस इज अ प्लेन प्रोविजन विच आई एम एक्सप्लेनिंग। इसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या और भी प्लसेस माइनसेस देख के इसको इवेल्युएट करना है। तो यस, एग्जेम्पशन दिया गया है मेंबर्स प्रैक्टिसिंग इन हिल एरियाज को, कि अगर आपका हिली एरिया में ऑफिस है। बेसिकली ये क्यों किया है क्योंकि वहां पे बहुत एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो, या फिर बर्फ आ जाता है इतना कि नॉर्मल एक्टिविटीज भी वहां पे क्लोज हो जाती है। आप कैसे आपका ऑफिस चालू रखोगे अगर हर जगह बर्फ है, हर जगह बारिश है, तूफान है? तो उस केस में आपको टेम्परेरीली कहीं और ऑफिस सेटअप करना ही पड़ेगा। इसके लिए इसको एग्जाम्पशन देने के लिए अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपका ऑफिस नॉर्मली किसी हिली एरिया में है, तो यू आर अलाउड टू ओपन टेम्पररी ऑफिसेस इन प्लेन एरिया, मतलब नॉन हिली एरिया में, फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स में। मैक्सिमम साल के 3 मंथ्स के लिए आप नया ऑफिस ओपन कर सकते हो। एंड तब इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड कि आपसे एक दूसरे मेंबर के पास ही ऑफिस का चार्ज हो, आप सेम मेंबर ने दोनों ऑफिस का चार्ज रखा तो भी चल जाएगा। और कंडीशन ऐसी है कि जो रेगुलर ऑफिस है वो क्लोज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों ऑफिस साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। एंड सारा करस्पॉन्डेंस जो है, मतलब जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन या जो कुछ भी हो रहा है वो मेन ऑफिस में ही कंटिन्यू होना चाहिए। सेकंड ऑफिस बस आपका एक सेकेंडरी ऑफिस करके होना चाहिए। नेम बोर्ड जो है आपकी फर्म का वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए बाकी के टाइम जब आपका ऑफिस परमिटेड है। मतलब 3 मंथ्स के लिए आप नेम बोर्ड रख सकते हो, लेकिन बाकी के 9 जो महीने हैं साल के, वो 9 महीने में आपका नेम बोर्ड उस नए वाले प्लेन एरिया के ऑफिस प्रीमाइसेस पे नहीं होना चाहिए। एंड जो टेम्पररी ऑफिस का एड्रेस है वो नहीं मेंशन होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, किसी भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे। जो आपका मेन ऑफिस है हिली एरिया वाला उसका ही सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और जब भी आप कोई ऑफिस खोल रहे हो या फिर बंद कर रहे हो तो बस हमेशा आईसीआई को बता देंगे। ये एक लास्ट उनका कंडीशन है। यस, अब ये जो कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन कि किसी और मेंबर के पास चार्ज होना चाहिए,
वो एप्लीकेबल किसको है? तो उस एडिशनल ऑफिस को जो सिचुएटेड है बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ ऑफिस नंबर 1। इसका मतलब क्या है? तो का ऑफिस है सिटी एक्स में, पहला ऑफिस, हेड ऑफिस, और सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट यहाँ पे खत्म होती है। तो वो म्यूनिसिपल लिमिट के बाद 50 किलोमीटर्स आपको देखना है। उससे बाद अगर आपका ऑफिस आ रहा है बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स ऑफ म्यूनिसिपल लिमिट, नॉट बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स ऑफ ऑफिस, म्यूनिसिपल लिमिट के 50 किलोमीटर्स बाद अगर आपका सेकंड ऑफिस आ रहा है तो ये आपको एप्लीकेबल है। अगर उसके अंदर ही आपका सेकंड ऑफिस सिचुएटेड है देन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। जैसे ये एग्जाम्पल हमें दिया है कि द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट्स इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। तो उस केस में ये देखो, ये 15 किलोमीटर काउंट नहीं होगा। ये म्यूनिसिपल लिमिट यहाँ से खत्म हो गई तो यहाँ से ये 35 किलोमीटर काउंट होगा, प्लस 10 किलोमीटर काउंट होगा क्योंकि हमें ऑफिस तक पहुंचना है, हमें दूसरे म्यूनिसिपल लिमिट तक नहीं पहुंचना। सो ये 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर हो जाएगा। इन इस केस में इट इज विद इन 50 किलोमीटर, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इसका चाहे तो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन मैनेज बोथ। ओके, यस। अब इन्होंने बोला है कि इट इज नेसेसरी टू मेंशन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चार्ज ऑफ द ब्रांच यस। एक तो जो इंचार्ज वाला मेंबर है वो एक तो उस फर्म का पार्टनर होना चाहिए या पेड असिस्टेंट होना चाहिए। पेड असिस्टेंट मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज का ही एक दूसरा नाम है। तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। ये सेम अकोमोडेशन में अगर दो ऑफिसेस है तो यस एक ही मेंबर उस दोनों का चार्ज रख सकता है। वन थिंग, जो पार्टनर का रेसिडेंस है उस पर फर्म का नेम बोर्ड इज नॉट अलाउड। आपका घर का रेसिडेंस है उस पर आप सीए बोल के खुद का नाम डाल सकते हो, लेकिन आपके फर्म का नाम इज नॉट अलाउड इन योर पर्सनल रेसिडेंस। ओके, ये तो मैंने बता दिया आपको कि सेम प्रीमाइसेस में चलेगा, सेम सिटी में चलेगा क्योंकि इट विल बी विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स। ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड अगर आपके दो ऑफिस है तो आपको डिस्क्लोज करना है, पहले से ही बता देना है कि कौन सा ऑफिस आपका मेन ऑफिस है। और फिर आते हैं केवाईसी नॉर्म्स, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ने ये जो हाँ मतलब ये जो चीज है आप इसको इग्नोर कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल। यस, फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड शेड्यूल। तो शेड्यूल जैसे मैंने मेंशन किया मैं सेपरेटली कवर करूंगी। ये वीडियो बस नॉन शेड्यूल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स था। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। जो ट्रिक्स मैंने दी है उनको यूज करना, आंसर को याद रखना इजी हो जाएगा। और दिस पार्ट ऑफ चैप्टर को इग्नोर मत करो क्योंकि इसमें से भी 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। So instead of losing these marks, please revise maybe from this video or from your own notes, but make sure कि आप इसको skip नहीं कर रहे हो। This was it. Thank you so much and bye bye.